धरती पर प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़े कारणों में है जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल। और जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण का बड़ा हिस्सा आता है कोयला बिजली घरों से, यानी कोल पावर प्लांट से। कोयला बिजली घर न केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करते हैं, बल्कि इनकी चिमनियों से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी SO2 और NO2 जैसी गैसें भी निकलती हैं, जो दमा, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी कई घातक बीमारियों की वजह बनती हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार ने 2015 में नए एमिशन स्टैंडर्ड सेट किए थे, जिसके तहत हमारे कोयला बिजली घरों को अपग्रेड किया जाना था ताकि वो कम प्रदूषण करें। पुराने बिजली घरों बिजली उत्पादन की बढ़ती लागत और उसके साथ साथ प्रदूषण के खतरे को देखते हुए सरकार ने यह भी तय किया कि 2017 से 2027 के बीच वो 45 गीगावाट यानी 45,000 मेगावाट से ज्यादा क्षमता के पावर प्लांट्स को रिटायर करेंगे, यानी फेज आउट करेंगे। लेकिन अब सरकार और उसकी सहायक जो एडवाइजरी बॉडी है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, वो ये कहती है कि 2030 तक पुराने पावर प्लांट चलते रहेंगे। और इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि अगर पुराने पावर प्लांट नहीं रहे तो बिजली की जो बढ़ती मांग है उसे पूरा नहीं किया जा सकेगा। लेकिन यह फैसला न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है, बल्कि यह अधिक खर्चीली बिजली का कारण भी बन सकता है। मैंने इस बारे में वायु प्रदूषण विशेषज्ञ और एनर्जी एक्सपर्ट सुनील दहिया से बात की, जो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर में एक एनालिस्ट भी हैं। जो पुराने पावर प्लांट हैं जो कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है या ज्यादा पोल्यूटिंग पावर प्लांट है, उनको रिटायरमेंट के लिए भारतीय सरकार ने और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने ही अपने एनर्जी प्लान्स में ये निर्धारित किया था कि लगभग 45 गीगावाट कैपेसिटी, जो कि 22 गीगावाट 2017 से 2022 तक और बाकी की जो बची हुई 25 गीगावाट है 2022 से 27 के बीच में रिटायर किए जाएंगे। और इनके दो आधार थे, एक ये काफी पुराने हो चुके थे और इनको ऑपरेट करना काफी इनएफिशिएंट हो गया था, काफी ज्यादा पैसा लगता इनको रिनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए। और दूसरा ये कि बहुत सारे पावर प्लांट जो कि ज्यादा पोल्यूटिंग थे और जो 2015 में इमिशन स्टैंडर्ड नॉर्म्स आई थी, अगर उसके आधार पर उनको रेट्रोफिट किया जाए तो उस रेट्रोफिट का जो कॉस्ट था उनकी रिमेनिंग लाइफ टाइम में अगर रिकवर करते तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती। सो इट वाज नॉट एन एफिशिएंट डिसीजन। तो इस आधार पर ये निर्धारित किया गया कि भारत लगभग 45 गीगावाट पावर प्लांट्स को रिटायर करेगा 2017 से 2027 के बीच में। लेकिन अगर हम देखते हैं अब तक उसमें से सिर्फ लगभग 12-13 गीगावाट प्लांट्स को रिटायर किया गया है, बाकी प्लांट्स को अब तक रिटायर नहीं किया गया है। तो ये दिखाता है कि हम पहले से ही अपने के आधारित वो रिटायरमेंट्स नहीं कर पाए। दूसरा जो अभी जो ये मुद्दा उठकर आ रहा है, वो एक लेटर हमें भी पढ़ने में मिला और आपके पास भी वही लेटर है जो 20 जनवरी का लेटर है, जिसमें कहा गया है कि जो भारत के जो पुराने कोल बेस्ड पावर प्लांट्स उनको रिटायर ना किया जाए। और उसका एक कारण जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि हमारी जो एनर्जी डिमांड और पीक एनर्जी कैपेसिटी है वो हमें ज्यादा चाहिएगी बढ़ती हुई डिमांड को कैटर करने के लिए, जो कि मेरे आंकलन के हिसाब से और काफी सारे ऐसे ही और भी लोग हैं जो पिछले 2 सालों से जब से ये कोल पावर शॉर्टेज की बात होती है और ऐसा एक डर बनता है कि शायद देश अंधेरे में चला जाएगा, उस समय पर और उस समय को और उस समय पर उपलब्ध बिजली की क्षमता को जब डिटेल में एनालाइज किया गया हमारे द्वारा, तो हमने पाया कि ये हमारी पावर जनरेशन कैपेसिटी की कमी की वजह से नहीं है, ये हमारे कोल अवेलेबिलिटी की कमी की वजह से नहीं है। ये जो पूरा पावर क्राइसिस होता है ये एक मैनेजमेंट क्राइसिस होता है, जिसमें कि हम अपने जो एफिशिएंट पावर प्लांट्स हैं उन तक कोल पहुंचा नहीं पाते उस मात्रा में जिस मात्रा में हमें कोल चाहिए उस समय की एनर्जी जनरेट करने के लिए। और इस समय भी इसी बात को आधार बना करके ये कहा गया कि आप पावर प्लांट्स को रिटायर ना किया जाए, कि हमें आने वाले समय में ज्यादा डिमांड चाहिए, जो कि सत्य नहीं है। हमारी आज के समय की जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है सारे सोर्सेज की लगभग 400 गीगावाट से ज्यादा है। ऑब्वियसली उसमें काफी सारा रिन्यूएबल है जो हर समय मौजूद नहीं रहता, लेकिन हम हर समय मौजूद रहने वाली अगर क्षमता की भी बात करें, जो कोयला और लिग्नाइट बेस पावर प्लांट है लगभग 2007 गीगावाट हमें वहां से मिलता है।
25 गीगावाट के करीब हमारा गैस बेस्ड प्लांट है, 45 गीगावाट के आसपास हमारा हाइड्रो प्लांट्स हैं, फिर हमारे 6-7 गीगावाट न्यूक्लियर प्लांट्स भी है। तो हमारी जो ये क्षमता है ये काफी ज्यादा है हमारी पीक डिमांड को मीट करने के लिए। लेकिन जरूरत है कि इसको अच्छे से ऑपरेट किया जाए, यहाँ इसका बिजली की इवैक्यूएशन क्षमता ठीक हो इन पावर प्लांट से, और इनको निर्धारित कोयला दिया जाए। तो यानी तो आप मैं जो ये कहूंगा कह रहे कि हैं, आप जो कह रहे हैं, मैं अगर इसको समराइज कर दूं, कि पहले सरकार ये कह रही थी क्योंकि इमिशन स्टैंडर्ड हमें सुधारने हैं और हमें एयर पोल्यूशन को भी रोकना है और हमें क्लाइमेट चेंज के जो मेन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग उसको भी रोकना है, तो हम अपनी जो इंस्टॉल्ड कोल पावर कैपेबिलिटी है उसमें से 45 गीगावाट के पावर प्लांट जो है वो फेज आउट करेंगे अगले 10 साल में। लेकिन सरकार ने बहुत कम क्षमता को फेज आउट किया और अब ये दलील दे रहे हैं कि हमें क्योंकि बिजली चाहिए, ऊर्जा की जरूरतें हैं, तरक्की करनी है और ग्रोथ रेट बढ़ाना है, तो इसलिए 2030 तक हमें बहुत बिजली चाहिए, इसलिए इन कोर पावर प्लांट को बनाए रखना है। लेकिन आप साथ में ये भी कह रहे हैं एज एनालिस्ट कि अगर सरकार चाहती तो बेहतर मैनेजमेंट करके, बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट से जो बेहतरीन पावर प्लांट हैं, कम पोल्यूटिंग है, उनको करके ये चीज को अवॉइड कर सकती थी और फेज आउट भी हो सकता था और एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो सकती थी, राइट? जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके साथ एक और पॉइंट मैं जोड़ना चाहूंगा कि इसमें सिर्फ एनवायरमेंटल कंसर्न ही नहीं, इकोनॉमिक रीजनिंग भी है कंफर्म इसके भी है। पीछे, पुराने पावर प्लांट्स को रिटायर करने के लिए। तो अगर उसको रिटायर कर देते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उस पर भी काफी फर्क पड़ेगा, वो भी थोड़ा बेहतर हो सा जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बेहतर सस्ती हो मिलेगी। जाएगी। बिल्कुल। ओके। और इसमें एक दूसरी बात, जब एक और आर्गुमेंट निकल कर आता है कि जो पीक डिमांड को मीट करने के लिए हमें ज्यादा पावर प्लांट की जरूरत है, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि अगर हम एक 800 मेगावाट का हमारे पास पावर प्लांट है और उसका पावर लोड फैक्टर अगर 25% ही है, तो उसको रैंप अप करना, जब भी हमें ज्यादा बिजली की जरूरत होती है, तो एक चालू पावर प्लांट की क्षमता जो 20% यूज की गई है उसको 80 और 100 तक ले जाना ज्यादा आसान रहता है, बजाय कि नए 5 पावर प्लांट 200 मेगावाट के चालू करने के। तो उस एंगल से भी, रैंपिंग अप कैपेसिटी के हिसाब से भी, छोटे पावर प्लांट है जो कि पुराने पावर प्लांट, उनको बंद करना ही लॉजिकल है। एक बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा थोड़ी अपनी थोड़ी बहुत समझ के साथ, वो ये कि जैसे आपने कहा कि रेट्रोफिटिंग करना और पुराने पावर प्लांट को दुरुस्त करने की कोशिश करना वो बहुत महंगा एस्पेक्ट है, उससे हम बच सकते हैं बेहतर अपने प्रबंधन के साथ और बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन जो वितरण है उसके साथ। देखिए एक बात ये भी, क्या आप सहमत इससे नहीं है सुनील? मैं अक्सर अभी चार्ट देख रहा था कि किस तरह से जो पावर पोर्टल है, नेशनल पावर पोर्टल, जहां पर जाकर हम सारी चीजें देख सकते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जो रिन्यूएबल्स हैं, पर्टिकुलरली अगर सोलर की बात करें, उनको इतना एक्सप्लॉइट भी नहीं कर रहे हैं, मतलब जो आप प्रबंधन की बात कर रहे हैं। और सारी डिपेंडेंस फिर कोल में आ जाती है, जब बहुत गर्मी होती है, बहुत डिमांड होती है, बहुत पीक डिमांड करनी होती है, तो हम देखते हैं कि कोल कई बार तो 75% तक एनर्जी जो है वो कोल ही सप्लाई कर रहा होता है। सो इज इट नॉट अबाउट ओवर डिपेंडेंस ऑन कोल? कोल की बहुत ज्यादा हमने भरोसा कर रहे हैं और बाकी चीज को हम एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जब ये सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र में ही नहीं, कहीं पर भी अगर हम एक ही रिसोर्स के ऊपर, एक ही ऑप्शन के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, और कोल एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन रखता है जहां पर माइनिंग भी होती है, फिर उसको कोल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर कोल बेस्ड पावर प्लांट्स सही से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, तो काफी चीजों को निर्धारित करता है कोयले से बनने वाली बिजली। और मानसून के समय पर, जैसा आपने बोला, जब गर्मी ज्यादा होती है, मानसून होती है, तो कोल माइंस में बाढ़ आ जाती है, इवैक्यूएशन सही से नहीं हो पाता, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स तक कोयला नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए ये हमारी जो पावर क्राइसिस हम फेस करते हैं, इसका एक मुख्य कारण यही है, जैसा आपने बताया, कि हमारा ओवर डिपेंडेंस ऑन कोल। और यहाँ पर जो डाइवर्सिफिकेशन टू रिन्यूएबल एनर्जी हमने किया है पिछले कुछ समय में, ठीक ठाक, लेकिन उसको कहीं ज्यादा बेहतर हम कर सकते हैं, उसको कहीं ज्यादा और अच्छे से इंटीग्रेटेड करके, डिसेंट्रलाइज रस्तों से वहां पर जा करके, या फिर एनर्जी स्टोरेज ऑप्शंस को तलाश करके, उनको इनके साथ इंटीग्रेट करके हम इसको और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। और यहाँ पर ये द्वंद्व जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की प्लानिंग में हमें नजर आता है, कि एक जगह पर वो रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने की बातें करते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसी समय पर नई कोल माइंस खोल रहे हैं, नए कोल बेस्ड पावर प्लांट्स बनाना चाहते हैं, पुरानों को रिटायर नहीं करना चाहते। ये ये दोनों एक चीजें एक विरोधाभास है साथ बहुत नहीं बड़ा कि चल भारत रिन्यूएबल में, भारत सकती। ने कहा है कि 450 गीगावाट 2030 तक हम रिन्यूएबल लाएंगे और हमारी बिल्कुल 50% जो ऊर्जा जो है वो साफ
स्रोतों से आएगी, लेकिन अभी भी हमारी जो 80%, 75% तो कह ही सकते हैं, जो कुछ वक्त ऐसा आता है साल में जब कोल पर होता है। मैं इससे थोड़ा स्विच करता हूं, आखिरी सवाल मेरा है, क्योंकि आप केवल एनर्जी के जानकार नहीं हैं, आप एयर पोल्यूशन एक्सपर्ट भी हैं। मैं चाहता हूं दर्शकों को आप बताएं कि कोल इतना खतरनाक क्यों है, क्योंकि आप मुझे कल बता रहे थे और हम ये सब जानते हैं कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग और एयर पोल्यूशन में फॉसिल फ्यूल का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है, और उसमें कोल सबसे बड़ी चीज हो जाता है जब हम फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं। तो ये कौन कौन सी गैसें छोड़ते हैं ये ताप बिजली घर, जो खतरनाक है स्वास्थ्य के लिए? देखिए, जैसा आपने बोला कि जो जीवाश्म ईंधन है वो मुख्यतः क्लाइमेट चेंज के लिए भी जिम्मेदार है और वही एयर पोल्यूशन के लिए भी जिम्मेदार है। और वो एयर पोल्यूशन के लिए भी जिम्मेदार इस तरीके से कि जीएचजी गैसेज जो CO2 होती है उसके साथ साथ कोल बेस्ड पावर प्लांट्स पे जब हम कोल को जलाते हैं तो वहां से वायु प्रदूषण के रूप में PM2.5, जो कि पूरी दुनिया में जाना जाता है, एक हानिकारक कण है जो बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है इंसानों में और इवन दूसरे एनिमल्स में भी। PM2.5, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में निकलता है कोल बेस्ड पावर प्लांट से, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, मरकरी और दूसरे हैवी मेटल्स के रूप में भी निकलता है। और ये सारी चीजें जब PM2.5 जो होता है एक प्राइमरी होता है, और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो गैसेज है वो बहुत ही रिएक्टिव होती हैं। विद इन फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटे में वो दूसरे पोल्यूटेंट से रिएक्ट करके वो भी एक PM2.5 का दूसरा हिस्सा बना देती हैं, जो कि काफी हानिकारक हो जाता है। भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग पावर प्लांट्स के आसपास या उनसे 100-200 किलोमीटर दूर भी ऐसा पाया गया है कि लगभग 15 से 25% के आसपास जो टोटल पोल्यूशन होता है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स की वजह से होता है, चाहे वो फिजिटिव एमिशन हो चाहे वो स्टैक से एमिशन निकलते हैं। और ये एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को कंट्रोल करने के लिए जो रेट्रोफिट करना है, फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन, अगर वो कर देते हैं तो लगभग 80 से 95% सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन कम किया जा सकता है, जो कि काफी लाभदायक होगा पोल्यूशन को कम करने के लिए। और ये बहुत ही दयनीय स्थिति है कि आज लगभग 8 साल हो गए हैं उन इमिशन स्टैंडर्ड नॉर्म्स को एग्जिस्ट करते हुए, और सिर्फ 2% कैपेसिटी, 2 से 3% कैपेसिटी ही हमारे रेट्रोफिट कर पाई है, जबकि टोटल टाइमलाइन उसकी जो पहली दी गई थी वो सिर्फ 2 साल दी गई थी। तो ये साबित करता है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है या पब्लिक हेल्थ है वो कहीं किनारे हो जाती है जब हम पावर प्लांट्स के इंटरेस्ट की बात करते हैं और पावर सेक्टर के इंटरेस्ट की बात करते हैं और इन कॉरपोरेट हाउसेज या बिग गवर्नमेंट कंपनीज की बात करते हैं। और यही हमें इस 20 जनवरी के जो लेटर आया है जिसमें ये एडवाइस किया गया है कि आप रिटायर नहीं कीजिए पुराने पावर प्लांट्स को, इसमें भी यही झलकता है कि इसका कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। हमें इन पावर प्लांट्स की जरूरत नहीं है, ये हमारा पोल्यूशन बढ़ाएंगे, हमारी कॉस्ट बढ़ाएंगे, लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ शायद इसलिए आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉरपोरेट्स का, कुछ गवर्नमेंट कंपनीज का हित है और पब्लिक इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखा जा रहा है।